करें स्टार्ट फिर। यस सर। हाँ जी सर। टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर कैडर में स्टैटिस्टिक्स मीन्स एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ही रहेगा। बाकी आप मोस्टली जो मेरे नॉन में हो तो आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रखी है, तो बाकी किसी टॉपिक में कोई इतनी प्रॉब्लम आने नहीं वाली आपको। वो आप सबने पढ़ रखा होता है। अब इस और एक बात है कि लेक्चर कैडर की वैकेंसीज हैं वो पहले आएंगी, मास्टर कैडर से उससे पहले शायद पीटेट होगा। तो इतना टाइम इसके ऊपर लग जाता है अपना स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि एक मंथ की गेम है पूरी। हालांकि क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो इतने एडवांस लेवल के नहीं होते। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टैटिस्टिक्स अपनी एमएससी में भी पढ़ा नहीं होता इतना। पढ़ा भी होता तो वो बेसिक पढ़ा होता है, बट जो लेक्चरर कैडर ने सिलेबस में दे रखा है उस लेवल तक हमने नहीं पढ़ा होता। ये काफी में प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम पहले ओवरव्यू लेंगे इसका, क्या क्या चीजें हम हैं सिलेबस में और क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, कैसे कैसे सब कुछ रहेगा। फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले सिलेबस के ऊपर आए। पहला पार्ट तो बेसिक स्टैट्स का है, जिससे हम सारे गो थ्रू होते हैं। जिसमें हालांकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन से बात स्टार्ट अगर करें तो इसके पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी वाला काम पढ़ना पड़ता है, जिसमें मीन मीडियन मोड है। और उसके बाद हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर बात करनी पड़ती है, मीन मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब। ये वाला जितना भी काम है ये बेसिक में ही आता है। ये हमने अपनी ट्वेल्थ क्लास में या फिर थोड़ा ग्रेजुएशन में इसको टच दिया होता है, ये पढ़ा होता है हमने। और उसके बाद काम होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी का। सिलेबस में जो दे रखा है, जो हम अप टू बायस थ्योरम तक ट्वेल्थ क्लास तक जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो चीज है। इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी की। और थोड़ा सा टच दिया होता है रैंडम वेरिएबल तक जाने का टच यहाँ से मिलता है। जैसे हमने कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया जाता है, इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर दी जाती है। तो ये एंट्री होती है ग्रेजुएशन लेवल तक की प्रोबेबिलिटी में हमें जाने के लिए। तो बेसिक स्टैट, उसके बाद बेसिक प्रोबेबिलिटी, और देन प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो जाता है। रैंडम वेरिएबल से अपने ग्रेजुएशन लेवल स्टार्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। और जो मेन अपने एडवांस स्टैटिस्टिक्स का काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब नेम प्रोबेबिलिटी है, बट हम बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का काम शुरू हो जाता है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अलग अलग नहीं है, एक साथ ही पढ़े जाते हैं। तो ये सिलेबस में ये हमें सब कुछ दे रखा है। एडवांस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बहुत ही भारी भरकम है थोड़ा। इसमें काफी सारे नए नेम्स हैं, मार्को मॉडल्स है, सब कुछ। ये आपके पास जो सिलेबस है वो सब कुछ इतना कुछ दे रखा है। इससे मार्कov चेन्स वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और एडवांस स्टैटिस्टिक्स में ये वाला जो काम रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी। अभी तक जो लेक्चरर कैडर के एग्जाम हुए हैं उसमें एक ऐसी मिथ सी बन गई थी कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन रिपीट से ही होते रहते हैं, कि कभी कोई भी हाई लेवल का थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम है जिसमें स्टैट्स का पोर्शन आता है, क्वेश्चन वही पुराने चल रहे हैं। बट ये फिर वहम निकाल दिया था जब मेरिटोरियस का पेपर हुआ था। मेरिटोरियस में सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के नए आ गए। नए इन दी सेंस बस वो नए थे, मुश्किल नहीं थे। मुश्किल लगे क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ही उतना था कई स्टूडेंट्स ने कि बस इससे काम चल जाए। बट हर एक टॉपिक अगर बेसिक बेसिक भी पढ़ा होता तो क्वेश्चंस कुछ ज्यादा लेंथी थे नहीं, ना ही कुछ ज्यादा बड़े थे। तो ये तो एक सिलेबस था पीछे जो सारा दे रखा है। अब हमने इसके बारे में क्या करना है, हमने अपना काम स्टार्ट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक स्टैट्स करेंगे, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारा काम हम पढ़ते हैं। मीडियन है या मोड है, क्वार्टाइल, डिसाइल, ये सारा काम हम बेसिक स्टैट्स में पढ़ेंगे। इसमें डिस्पर्शन का काम भी आ जाएगा। डिस्पर्शन में रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, ये सारा काम हमने पढ़ना होता है इसमें।
अब बेसिक स्टैट्स पढ़ने के बाद अपने 3 to 4 क्वेश्चंस कवर होने वाले होते हैं सिर्फ बेसिक स्टैट्स से। उसके नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी मतलब 12th क्लास तक, +2 लेवल तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमने पढ़नी है, अप टू बेस थ्योरम तक। अब इतना पढ़ने के बाद हमने बेसिक पढ़ लिया जो अपना टॉपिक था। देन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप में जो भी पढ़ना है, वो बिना स्टैट के प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और बिना प्रोबेबिलिटी के स्टैट नहीं हो सकता। यहां से सबसे बड़ा की पॉइंट आता है कि हमें रिलेशन बना के चलना है कि अब आगे वाला जो भी प्रोबेबिलिटी का पोर्शन पढ़ा जाएगा, इसके आगे वाले में क्या आ जाता है, जैसे हम ग्रेजुएशन की प्रोबेबिलिटी में एंट्री करेंगे तो रैंडम वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं। नाम आप सबने सुन रखे हैं रैंडम वेरिएबल्स में, कभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उन सब में मीन यूज होता है, उन सब में वेरिएंस यूज होता है, उन सब में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कुछ भरा पड़ा होता है इन चीजों में। और ये मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी होता है, और क्योंकि रैंडम वेरिएबल में जा रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट भी है। इसलिए इनके बीच में एक रिलेशन बना देना जरूरी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए काम अपना लेक्चर कैडर का एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट है। इतना हम सब ने पढ़ा भी होता है, बट एक बार जब बेसिक क्लियर होगा तो रिलेशन बनाने में आसानी होगी इनमें। अब उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेंगे, थ्योरी अपने पास काफी होगी पढ़ने के लिए, बट जो मेन टारगेट है कि क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेक्चर कैडर के एग्जाम में ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल ही नहीं रहे हैं कहीं से। और बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का कोई मन नहीं कर रहा कि इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें से कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ये वाला काम, इसमें एडवांस लेवल का जो भी स्टैटिस्टिक्स है, मैंने अपनी तरफ से पढ़ के काफी सारा पढ़ना पढ़ा मैंने इसको, एमसीक्यूज क्वेश्चंस तैयार किए हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्चर कैडर के एग्जाम के लिए स्पेशली। मेरे से भी जो पहले पढ़ चुके हैं कई स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा पहले तो, जहां भी मैं पढ़ा रहा था पहले, वहां भी हमने थ्योरी पोर्शन ज्यादा किया था, क्योंकि वहां कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते थे क्लास में, एचपीएससी के होते थे, कभी पीपीएससी के होते थे, तो कई बार थ्योरी वर्क ज्यादा करना पड़ता था। लेक्चर कैडर का एग्जाम थ्योरी वर्क कम मांगता है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ से अपना काम शुरू होगा तो थ्योरी चाहे हम थोड़ा कम भी करेंगे, क्योंकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती इस टॉपिक्स में, बट जिस जिस भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे जरूर कवर करने वाले हैं असाइनमेंट्स के थ्रू। अगर पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन आज हम कर रहे हैं तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन के 50 क्वेश्चन अपने पास पक्का होंगे, सिर्फ पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन उसके अपने पास होने वाले हैं कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब ग्रेजुएशन की प्रोबेबिलिटी करने के बाद स्टैटिस्टिक्स और, मतलब यहाँ से हमने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यहाँ तक के लेवल की, इससे पहले क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि उसके बाद वाला काम एक्चुअल में एडवांस, इससे और एक स्टेप आगे जाता है सैम्पलिंग थ्योरी। यहाँ से सब कुछ नया स्टार्ट हो जाता है। इसमें हाइपोथेसिस हमने पढ़ने हैं, एस्टिमेटर पढ़ने हैं, सब कुछ जो भी आता है वो सैम्पलिंग थ्योरी का काम है। और फिर ये काम धीरे धीरे चलता अपना, एनोवा आएगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आएंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन, इसमें पार्शियल कोरिलेशन भी आएगा, पार्शियल रिग्रेशन भी आएगा, मतलब ये सारा जो एडवांस लेवल का स्टेटिस्टिक्स है ये यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो अब बेसिक पे ऊपर हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि बेसिक आप सबने हो सकता है कई बार पढ़ ही रखा हो पहले भी, बट फिर भी हम करेंगे सब कुछ ही। और उसके बाद विद प्रैक्टिस यहाँ तक पहुंचेंगे सारे टॉपिक्स तक। क्लियर है जी? इसमें कोई आपकी तरफ से कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो कि और क्या क्या करने वाले हैं, तो आप अभी पूछ सकते हो। नो सर। बाकी मेरे बारे में आपको पता ही है थोड़ा, अगर कोई नया है तो मैंने बहुत एग्जाम क्लियर कर रखे हैं अभी, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम है या बड़ा एग्जाम है, मैंने हर लेवल का अभी तक एग्जाम कवर कर रखा है। और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जिस भी एग्जाम में, टीचिंग लेवल एग्जाम में आता है, वो सारा अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं। तो एक तरह से इसका लेवल पता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चाहे
छोटे एग्जाम में आप पी टेट लो, सी टेट लो, एच टेट लो, ये भी मेरे क्लियर हैं। यूजीसी नेट पता ही नहीं कितनी बार क्लियर कर रखा है, चाहे गेट का एग्जाम है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी स्टैट्स पूछा जाता था, मैंने वो एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम 1158 सबके सामने ही होगा वो भी क्लियर किया हुआ है। यूपी पीजीटी वाला एग्जाम भी मैंने दिया था एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, बाकी भी आते हैं। केवीएस का एग्जाम क्लियर किया था, केवीएस में मैंने 1 साल जॉब भी कर ली है। तो ओवरऑल पूरे इंडिया में जितने भी ये टीचिंग के एग्जाम हैं वो मैंने देख रखे हैं, मेरे हाथ से निकल रखे हैं। तो इसलिए सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का इसीलिए करवाना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, और ये 15-20 नंबर जो भी होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं। लेक्चरर कैडर की वैकेंसीज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आती, मास्टर कैडर के कंपैरेटिव तो बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो इसलिए कंपटीशन इतना हार्ड है, और सारा मैटर अब डिसाइड करने वाला ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन ही है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे। क्लास मेरी तरफ से तो है कि क्लास हम रोज ही लगाएंगे, बट जैसे ही थोड़ा हाई लेवल का स्टार्ट होगा तो बीच में ब्रेक जरूर चाहिए होगी, कि ताकि समझने में थोड़ा टाइम भी मिल जाए। तो जब तक बेसिक चल रहा है तो रेगुलर क्लास ही लगेगी। इसमें होगा कि अगर फिर वीक में हम 5 डेज भी कर देंगे क्लास, अगर जब बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, आपके पास भी करने का टाइम होना चाहिए। कितनी ठीक है। आपकी क्लास होगी सर? 7 to 9 तक का टाइम अभी डिसाइड हुआ है अपनी तरफ से, एक तरफ से। ओके सर। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो क्लास हम लंबी भी चला लेंगे। सर संडे को तो नहीं लगेगी? वो देखो आपके ऊपर तो डिपेंड है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं संडे को भी लगाने को तैयार संडे को फ्री कर देना ना, फिर सारा काम हो जाया करेगा, फिर नहीं इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता है। हूँ। वो बिल्कुल रहेगा, जैसे ही काम थोड़ा सा ज्यादा हो तो हम वो डिसाइड करके कर लिया करेंगे। वैसे संडे को ऑफ ही रख दिया करेंगे। ठीक है सर। तो अभी करें स्टार्ट फिर टॉपिक अपना। यस सर। क्वेश्चंस जैसे भी लेक्चर कैडेट 2016 में आ रखे हैं, 21 में आ रखे हैं, मेरिटोरियस के एग्जाम है, इन सब में स्टैट्स ज्यादा क्वांटिटी में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आसानी से कवर कर लेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ करेंगे। सर कितनी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा सर? कितने? कितनी लेक्चर में क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा? मैं इसके लिए टाइम लेके चल रहा हूँ 25 to 30 डेज, इसमें हम ये पूरा कवर कर देंगे। ओके सर। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हम थोड़ा काम करते हैं पहले। सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कोई बता सकता है क्या चीज होती है सेंट्रल टेंडेंसी? सर एक्चुअली मुझे लग रहा है ये वो होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बंदे बैठे हों। हाँ, इसके आसपास सबसे ज्यादा हाँ ऑब्जर्वेशन हो। हाँ हाँ यस। मतलब ये है अपने पास सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात तो सेंट्रल टेंडेंसी एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव है होल डेटा का, जो एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। विराट कोहली ने 5 मैचेस में 400 स्कोर किए, तो अपना माइंड क्या कहता है कि उसने पर मैच कितने स्कोर किए होंगे, सही हो या ना हो। एक्चुअली 80 है सर, बट वो नेट आउट रहा हुआ तो फिर वो अलग बात है। अब एवरेज की बात करें या फिर पर मैच कितने स्कोर किए, अपने माइंड ने आंसर दिया है कि हमने बोला है 80 आंसर दे रहा है वो, कि हर मैच में 80 स्कोर किए होंगे। बट ये सबसे बड़ा झूठ भी हो सकता है उसने एक भी मैच में 80 स्कोर ना किया हो।
किसी मैच में वो 0 पे भी आउट हुआ हो। बट 80 एक ऐसा नंबर है जो इन 5 मैचेस के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम एक आइडिया लगा पा रहे हैं ना कि इसके जो स्कोर्स हैं वो किसके आसपास होंगे, 80 के आसपास। उस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी जो हम नेम दे रहे हैं एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमने कुछ नंबर्स कलेक्ट किए हैं 1 2 3 4 5, तो इन नंबर्स की एवरेज क्या है? 6, सॉरी 3। एवरेज 3। अब यहां से हम कुछ बात पकड़ें। एवरेज का मतलब हमने ये कर दिया जल्दी से कि इन सबको प्लस कर दिया होगा और डिवाइड बाय 5 कर दिया, यही किया कि 3 आ गया। बट जो एवरेज है, क्या एवरेज सिर्फ यही थी जो हमने निकाल दी? जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में बहुत सारी टाइप्स आ जाती है। एक तो होती है मैथमेटिकल एवरेज, एक होती है पोजिशनल एवरेज, और एक है कमर्शियल एवरेज। औसत जिसको हम बोलते हैं, ये 3 तरह की एवरेजेस पढ़ते हैं हम स्टैट्स में। मैथमेटिकल एवरेज में आप पढ़ते हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसमें आप मैथमेटिकली ऑपरेशंस यूज करके एवरेज निकालते हो। पोजिशनल एवरेज जो पोजीशन पे डिपेंड करती है, जिसमें काम आता है मीडियन, मोड, ये चीजें पढ़ते हैं। कमर्शियल एवरेज अपने सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट इसमें भी कुछ तरह और एवरेजेस पढ़े जाते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं। मूविंग एवरेज आ जाता है इसमें, प्रोग्रेसिव एवरेज आ जाती है। अपना काम इन दो से है, एक मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा पोजिशनल एवरेज। अब मैथमेटिकल एवरेज में हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। जब हमने ये पूछा कि इन 5 नंबर्स की एवरेज क्या है, तो क्या फिर हमें सिर्फ यही आंसर देना चाहिए था? फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एवरेज का मतलब कौन सी एवरेज की बात कर रहे हो? हम अरिथमेटिक मीन को भी एवरेज ही बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को भी एवरेज बोलते हैं, हार्मोनिक मीन को भी एवरेज बोलते हैं। एवरेज से मतलब इनका मीडियन भी हो सकता था, मोड भी हो सकता था, इसके आगे भी क्वार्टाइल, डी साइल जो भी हम पढ़ते हैं मीडियन से रिलेटेड, क्वार्टाइल, डी साइल, परसेंटाइल, वो सारी इसी का पार्ट है, पोजिशनल एवरेज। क्योंकि मीडियन में आप कहीं ना कहीं देखते हो ना मिड वैल्यू, पोजीशन पे बात डिपेंड होती है। तो समझ लो कि पहले तो ये एवरेज की टाइप्स हैं। इसमें भी एक बार ध्यान रखना कि हम बेसिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करें। अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हो, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी एवरेज का टाइप है, इसमें से ये मैथमेटिकल एवरेज कौन सी है। 4 ऑप्शन गिवन हो, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल एंड हार्मोनिक मीन, तो उसमें हमें आंसर पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन है मैथमेटिकल एवरेज में। पोजिशनल एवरेज पूछी जाए जिसमें 4 ऑप्शन गिवन हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मोड, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि पोजिशनल एवरेज कौन सी है। एक तो यहां से नोट करके रखना चाहिए। फिर जब भी हमसे एवरेज पूछी जाए तो हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन पे ना जाएं, थोड़ा आगे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट्स हैं, अब इनको कैसे निकाला जाता है वो अपना पहला काम है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बिल्कुल यही है, अरिथमेटिक मीन। तीन तरह की हम सीरीज पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज
कॉन्टिन्यूस सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट सीरीज की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हमें डेटा गिवन होगा इंडिविजुअली, हर मेंबर हमें दिखाया जाएगा, सेपरेटेड विद कॉमास हमें दिख रहे हो। इस तरह से अगर हमें कुछ डेटा गिवन है देन वो इंडिविजुअल सीरीज का काम है। डेटा जब रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसमें अगर ऊपर हम लिखें ओनली 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल डेटा है ये। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आ गया? 5 टाइम्स। 3 आ गया 2 बार। 4 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। और 5 भी आया 3 टाइम्स। ये कोरस्पॉन्डिंग इनकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। डेटा बिल्कुल इंडिविजुअल जैसा ही था बट रेपिटेशन ज्यादा थी, तो नंबर्स के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी रिप्रेजेंट की जाती है। इस तरह से अगर हमें कुछ डेटा गिवन है देन उस डेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें हमें इंटरवल्स की फॉर्म, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड किया जाता है। कि 0 to 10 में नंबर्स कितने हैं? 4। अब वो 4 नंबर कौन से हैं? 0 to 10 में 4 नंबर कौन से होंगे? कोई भी हो सकते हैं। 0.1 0.2 भी हो सकते हैं, 6.1 6.3 भी हो सकते हैं, दो नंबर्स। तो किसी भी तरह से मतलब हमें एक रेंज दे दी गई है, इसमें से 4 नंबर उठाने हैं, इसमें से 5 नंबर उठाने हैं। इस तरह से हमें डेटा गिवन है देन वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट है। तो इन 3 तरह की सीरीज के ऊपर ही हमें सारा काम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का करना होगा। तो सबसे पहले जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला होता है। अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही काम करते हैं हम अरिथमेटिक मीन का। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें डेटा गिवन है तो सिंपली काम हमें करना होता है कि सारे नंबर्स का सम करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी। 15/5 इसका 3 आ गया इसका अरिथमेटिक मीन। अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2। therefore arithmetic mean of first n natural numbers n plus 1 by 2। मतलब हमें इनका सम करना था डिवाइड बाय n, तो सम ऑलरेडी अपने पास है, डिवाइड बाय n करेंगे तो अपने पास आ गया n plus 1 by 2। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n plus 1 by 2। याद भी रखेंगे आगे से। नंबर्स n का मतलब 1 2 3 4 अप टू ये जा रहे थे n तक। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट और लास्ट अगर ये दो नंबर हैं इनकी एवरेज क्या आएगी? First plus last by 2. दो नंबर हैं उनकी एवरेज मतलब a प्लस बी बाई 2, 1 प्लस n बाई 2। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। रिजल्ट बन जाता है यहाँ पे कि अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज या उनका अरिथमेटिक मीन देखना चाहते हो तो वो मीन इक्वल होता है फर्स्ट एंड लास्ट नेचुरल नंबर की एवरेज के इक्वल। फर्स्ट एंड लास्ट नेचुरल नंबर मतलब दो नंबर्स हैं अगर ए बी, तो इनकी एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन वाली एवरेज a प्लस बी बाई 2 होगी। वही उसी तरह से ये भी आ गया। अब इनका मीन हमने निकाला था कि 3 है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीन की कि अगर आप इस डेटा में से सारे नंबर्स में से मीन माइनस कर देते हो, एक्स में से मीन माइनस कर दिया तो 1 माइनस 3 माइनस 2, इधर -1 0 1 2, इनका सम क्या आ गया?
0। तो प्रॉपर्टी क्या बनती है? अब जब भी आप किसी एक्स डेटा में से कुछ माइनस करते हो तो इसका नाम क्या रखा जाता है? डेविएशन। अगर एक्स में से आपने कुछ माइनस किया उसका नाम क्या हो गया? डेविएशन। डेविएशन अबाउट ए। तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। जिस भी डेटा का आपने मीन निकाला है उन्हीं सारे नंबर्स में से अगर मीन ही माइनस करके वापस ऐड करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। अरिथमेटिक मीन पॉजिटिव भी हो सकता है किसी डेटा का, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर हम किसी डेटा में कुछ प्लस करते हैं, किसी डेटा में कुछ माइनस करते हैं, x प्लस ए का मतलब ये है कि अगर x में ये 4 नंबर हैं, x1 x2 x3 x4, तो इन चारों नंबर में क्या क्या ऐड कर रहे हैं? x प्लस ए का मतलब इन चारों के चारों नंबर्स में हम a ऐड कर रहे हैं, इनको इंक्रीज विद a कर रहे हैं। और जब डेटा के सारे नंबर्स में कुछ माइनस किया जाता है या कुछ प्लस किया जाता है तो डेटा चेंज हुआ है। इस चेंज को क्या बोलते हैं हम? चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर डेटा के सारे नंबर्स में कुछ प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो उसमें चेंज हुआ, उस चेंज को क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। और अरिथमेटिक मीन का इसके साथ क्या रिलेशन है? अभी हम सिर्फ छोटी बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज है कि अरिथमेटिक मीन निकालने तो ज्यादा फॉर्मुलेस पे नहीं गए। इंडिविजुअल डेटा गिवन है तो मतलब सम करना है सारे नंबर्स का, डिवाइड बाय n करना है, वो अपना अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। बट इसके साथ क्या क्या अटैच हो रही हैं बातें वो देख रहे हैं। अगर x में नंबर x1 x2 x3 x4 x5 थे, जब सारे नंबर्स में a ऐड कर दिया तो इसके अरिथमेटिक मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर पहले इनका अरिथमेटिक मीन x बार था तो न्यू अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? एक्स x बार वन प्लस ए। प्लस, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। अगर सारे नंबर में कुछ माइनस करते हो तो नया अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? उतना X ही बार नंबर माइनस हो जाएगा। इसको एज ए प्रॉपर्टी वर्डिंग में क्या लिखा जाता है? अरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। ये सीधी सीधी लाइंस जो है ये क्वेश्चन आ रखे हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ पंगा लिया डेटा के साथ, कुछ चेंज किया, बट उसके रिजल्ट में चेंज नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 7 10 11, ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इनमें से अगर आप सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लेते हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हो, कितना मिल गया आंसर? 10. 10। इसको हम क्या बोलते होते हैं कि ये रेंज आ गई डेटा की, कि डेटा कहां से कहां तक फैला हुआ है। 1 से लेके 11 तक बीच में कितना गैप आया है? 10 का। ये रेंज हुई डेटा की। अगर आप इन सारे नंबर्स में +3 कर दो, नई रेंज क्या आएगी? सेम ही रहेगी सर। सारे नंबर्स में 3 3 ऐड किया है तो 13 नहीं होने वाली। इधर भी +3 हुआ था, इधर भी +3 हुआ था, माइनस किया था तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज सेम आई। इस डेटा से हमने एक नंबर कनेक्ट किया था रेंज, जो किस कोई नंबर ऐड करने पे सारे डेटा में या मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करने पे उसमें चेंज नहीं आया, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाएगा कि रेंज क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। बट जो अरिथमेटिक मीन है उसको तो फर्क पड़ रहा है ना, जितना आपने ऐड किया जितना माइनस किया उतना इफेक्ट पड़ेगा।
तो ये वाली चीज फिर क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन इज डिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है। अगली बात, अगर किसी नंबर के से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेटा को, तो अरिथमेटिक मीन को क्या फर्क पड़ेगा, नया अरिथमेटिक मीन उतने टाइम मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा। अगर डिवाइड करते हो किसी नॉन जीरो नंबर से, तो न्यू अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जितना आपने डिवाइड किया उतना निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब 2 4 6 8 10 है, इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या है, अगर ये x है 6 6 आ गया इसका अरिथमेटिक मीन। और अगर इस पूरे डेटा को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो न्यू अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 3 तो ये नंबर्स बन के क्या हो गया 1 2 3 4 5, इनका अरिथमेटिक मीन पता है हमें 3 है, बट इसका पुराने अरिथमेटिक मीन के साथ कनेक्शन क्या हुआ, जितना आपने डिवाइड किया था पुराने को उतने से डिवाइड कर दो तो ये न्यू अरिथमेटिक मीन आ जाए। तो किसी भी तरह से अरिथमेटिक मीन मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके साथ कोई भी पंगा लिया गया। प्लस किया तो उतना प्लस होके नया आएगा, माइनस किया तो माइनस होके आएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। अगर अब हमें 1 2 3 4 5 अप टू n, n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन याद हो गया, कितना होता है, n+1/2। n+1/2। इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर कौन से सामने आ गए अपने, फर्स्ट n इवन इवन नेचुरल नंबर। तो पहले जो मीन ये था, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नया मीन क्या आएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1। n+1। तो फर्स्ट n इवन नेचुरल्स का अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, n+1। 2x-1 नंबर क्या बन जाएंगे, इसमें से सब में से 1 1 माइनस कर दिया, और नेचुरल नंबर फर्स्ट एंड और नेचुरल। तो ये फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स बन गए। तो अगर 2x का मीन n+1 था, हमने 2x के साथ जो छेड़खानी की है कि 1 माइनस किया है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, मीन में भी 1 माइनस हो जाएगा, n आ जाएगा। तो ये कुछ बातें वैसे ही हमें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन अर्थमेटिक मीन n+1/2, इवन का ओनली n+1, और ओड का क्या हो जाएगा n। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सर ये Yes, n sir. कैसे आया, एक्सप्लेन कर दो। सर ये वाला n कैसे आया, इस वाले पोर्शन को देखो कि अपने पास ये 2x था, 2x से अर्थमेटिक मीन n+1, ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर। तो हमने 2x से 2x-1 बनाया ना, डन सर। हाँ जी, एक माइनस हो जाएगा फिर n आ -1 जाएगा। किया तो इधर भी क्या हो गया -1, -1, हाँ जी। तो n आ गया। तो मतलब अगर हमसे फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा तो अपना आंसर क्या है, 10। जस्ट 10 ही है, कुछ करके नहीं देखना हमने। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का अगर अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा तो 11। 11 11। ठीक है। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का मीन पूछा जाएगा तो 5.5 10/2 5.5, 11/2 सॉरी 11/2। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही हो गए।
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सम ऑफ डेविएशन की जब हमने बात की थी, सम ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या रहेगा? 0. 0। सर अगर वो डेटा, हमेशा पर्टिकुलर, मतलब वो जो आप कह रहे हो सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन जीरो होता है, वो हम बस उसी पे बात करेंगे, उसके अलावा तो नहीं उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जीरो कहीं और पे भी हो सकता है? 0 कहीं और पे भी हो सकता है, ये मतलब क्वेश्चन है आपका, आप या फिर सिर्फ आपने कहा अरिथमेटिक ना मीन? जैसे, ओके। नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अरिथमेटिक मीन पे ही 0 होगा या किसी और पे भी हो सकता हाँ जी, हाँ जी, है? हाँ जी सर। ठीक है, देखो ये बात हम कर लेते हैं कि अगर हमें कोई भी डाटा गिवन हो गया x1 x2 x3 अप टू छोटा बड़ा जो भी डाटा ले, कोई भी नंबर हमने माइनस किया, एनी नंबर, हमें नहीं पता कौन सा है, तो डेविएशन का मतलब ये हो गया सब में से माइनस कर दिया। जी सर। अब इनका सम किया हमने, समेशन एक्स आई माइनस ए वाली बात होगी, आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to n, और ये डेविएशन हम चाहते हैं कि ये 0 आ जाए। अब 0 आने का मतलब इधर देखोगे तो एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n माइनस ए कितनी बार ऐड हुआ था इसमें, एन टाइम्स। तो इसको एन ए लिख सकते हैं ना, हाँ जी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/n समेशन एक्स। तो ये बन के आ गया वापस, मीन। मीन ही बन गया। मीन। तो जी, अगर ऐसा कुछ कभी हुआ भी, डेविएशन 0 आई है, तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो कौन सा? उसका मीन के अरिथमेटिक। बराबर है। जी। अगर डाटा अपने पास कांस्टेंट है तो उनका अरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही रहेगा। 3। चाहे ये कितना भी है, एन Same टाइम्स ही number. पड़ा हुआ है, ये अगर एन टाइम्स भी ये 3 3 आ रहा है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3n। 3 टाइम्स एन को ऐड किया 3n हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, तो कट के भी कितना आ जाना है, 3। अगर डाटा सारा 0 है तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? 0। तो ऐसे 5 नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन 74 हो, कौन से होंगे 5 नंबर्स? 74 को ही 5 बार रिपीट कर दो. तो 74 74 ही हो जाएंगे, इसको ही 5 बार लिख देंगे। तो अपनी तरफ से अगर हमें कोई डाटा ऐड करना हो तो कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें अरिथमेटिक मीन पता होगा उसका पहले ही क्या होगा। सर 74 से पहले 73 72 देन 75 और 76 भी लेके। बिल्कुल, ईच वाला आ जाएगा, वेरी गुड। जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो सम अपॉन एन, तो अगर हमें ओनली सम की बात करनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ टर्म्स, तो वो कैसे लिया जा सकता है? एन इंटू मीन। अगर हमें मीन पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम सारी ऑब्जर्वेशंस का सम पता कर सकते हैं, सिर्फ मीन से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, नंबर्स अपने पास 1 2 3 4 ही हैं, एक्चुअल में वो रिपीट कर रहे हैं, तो अपने पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस बार कौन रिप्रेजेंट करेगा? एफ। जो समेशन एफ होगा इसको हम एन से भी डिनोट कर देते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। और सम का मतलब इस बार 1 को हम 4 बार ऐड करने वाले हैं, 2 को 3 टाइम्स ऐड करने वाले हैं, 3 को 7 टाइम ऐड करने वाले हैं। 1 को 4 बार ऐड करने से अच्छा है कि हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका सम आ जाएगा। 2 को 3 बार ऐड करने से अच्छा हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा एफ इंटू एक्स वन, तो जिसमें इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, कम कर दो, इसका क्या बन गया, 47 47 डिवाइड बाय 11 18 18। तो अरिथमेटिक मीन इज 47/80। चाहे कोई भी सीरीज की बात करें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन जीरो रहेगा, तो वो सबके लिए हमेशा जीरो रहेगा, वो चाहे किसी भी सीरीज में हम बात करें। अब अरिथमेटिक मीन या फिर हम किसी भी एवरेज की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये सच बोलने वाला काम नहीं होता। जितना हमें दिखता है उतना हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि विराट कोहली के स्कोर है हर में 5 मैचेस में 400 और सब में 98 स्कोर होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो। बट एक आइडिया लग जाता है हमें फर्दर रिजल्ट्स कंक्लूजन निकालने के लिए। अब ये बताओ कि जो अरिथमेटिक मीन है वो डेटा की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, या कुछ टर्म्स अब छोड़ी भी जा सकती हैं? सर सभी भी सभी कर वैल्यूज पे डिपेंड करता है। यदि सर कोई मेन है एक्चुअली उसको छोड़ सकते हैं, एग्जैक्टली मेन ही है जो। जो एग्जैक्टली मीन है हाँ, उसको तो छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीन पे। मतलब अब उसमें वो नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगी ना, उसमें हमने अपना डाटा चेंज कर दिया वो। बट जितना भी हमें डेटा गिवन है इसमें सारी टर्म्स यूज होंगी अरिथमेटिक मीन निकालने में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे तो मीन को फर्क, ऐसा कोई भी टर्म अपनी तरफ से छोड़ देंगे और मीन को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर डेटा में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो तो गलत अरिथमेटिक मीन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक तरफ तो 4 वैल्यू 0 0 है और दूसरी में दे दिया हमने 50, लास्ट वैल्यू में दे दिया 50। तो बाय फॉर्मूला तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10 बन गया। बट हमें अब 10 को एवरेज बोला जा रहा है, ये कहां तक सही बात है कि 10 यहाँ से एवरेज लग रही है? तो ये अरिथमेटिक मीन की एक डीमेरिट भी है कि जब वेरिएशंस ज्यादा होती है इस डेटा में तो एवरेज अच्छे तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब था एक ऐसा कांस्टेंट जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। बट अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा है डेटा में बिखराव कुछ ज्यादा है, तो अरिथमेटिक मीन एक अच्छी एवरेज का काम नहीं करेगा। इसलिए एवरेज की बहुत सारी टाइप्स होती है कि किसी और तरीके से एवरेज देखा जाए जब फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा हो। अब इसमें एक काफी फेमस सी लाइंस जुड़ी होती हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक में, आपने शायद पढ़ी हो। ये बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स की बुक में है। अरबा ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों, सुना कभी? ना सर। नहीं सर। मतलब एक स्टैट्स का प्रोफेसर होते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हैं, कि वाइफ होती है और 3 इनके बच्चे होते हैं। इन्होंने एक नदी पार करनी होती है, घूमने जा रहे हैं कहीं पर, उस टाइम ट्रैक ऐसा है कि इन्होंने पैदल नदी पार करनी है, उस तरफ पहुंचना है। तो ये स्टैट्स का प्रोफेसर है, इसने पूरी अपनी जांच पड़ताल की और देखा कि इस जो नदी की एवरेज हाइट है वो 3 फीट के अराउंड आ रही है। 3 फीट हाइट है, गहराई है इसकी, जो डेप्थ है वो 3 फीट है। और अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की हाइट माप ली इसने, उसको उसको हाइट मिली है 3.5 फीट के अराउंड सबकी हाइट है। इससे और इससे ज्यादा ही है सबकी हाइट, 3.5 फीट के अराउंड। सारा परिवार यहाँ पे चल पड़ता है नदी पार करने। उधर पहुंचता है सिर्फ प्रोफेसर और उसकी वाइफ, 3 बच्चे अंदर ही रह गए, बीच में ही डूब गए वो। अब इसको होता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे होगी, दोबारा फिर कैलकुलेट करता है।
सारी कैलकुलेशंस लगा ली, निकाल रही एवरेज, फिर 3 फीट हाइट ही आई है। बट वो कहता मेरे बच्चे तो 3.5 फीट या उससे ऊपर थे, वो कैसे डूब गए। तो एक तो ये था कि अरबा ज्यों का त्यों, अरबा का मतलब जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो तो वैसी की वैसी हैं, कुनबा डूबा क्यों, कुनबा का मतलब होता है फैमिली, ये फैमिली क्यों डूब गई इसकी आधी। तो बात ये थी कि इसने कैलकुलेशन की थी किनारों पे, यहाँ पे, अब अंदर जाके तो कैलकुलेशन की नहीं। यहाँ पे थोड़ा हाइट जो डेप्थ थी वो कम थी, आगे गया और डेप्थ ज्यादा होगी, उसके आगे और ज्यादा हो गई, ये वेरिएशन ज्यादा आती गई। अब सेंटर में जाके वो बहुत ज्यादा वेरिएशन थी, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा थी। तो जो इसका जो अनुमान था कि 3 फीट है, वो तो इस वाले पोर्शन पे थी, आगे चल के तो फिर ज्यादा ही होनी थी, इसलिए निकल गए बीच में। तो मतलब ये एक काफी एक फेमस जोक सा बना हुआ है ऑन एवरेज को लेके, कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारे कंक्लूजन निकाल नहीं देने होते हैं कि सब कुछ सही हो गया। ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका होता है हमें अपने फर्दर रिजल्ट्स की तरफ मूव करने का। तो यहाँ पे ये आपको हर स्टैट्स की बुक में ऐसा कोड जरूर मिलेगा, अरबा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। तो सेम इसके बाद हम जब कॉन्टिन्यूस सीरीज में बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए हम एक नया कॉलम तैयार करते हैं एक्स, जो कि ये इस क्लास की 0 to 10 जो इंटरवल है, 0 इसकी लोअर लिमिट है तो 10 इसकी अपर लिमिट है। तो 0 + 10/2 मतलब a + b/2, फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज ली तो हमें पॉइंट मिला 5। तो x जो है ऑन एन एवरेज ही लिया जाता है यहाँ पे, इधर भी वैसे क्या आ जाएगा 15, 25 एंड 35। एक्स एफ आगे उसके बाद हमें मीन निकालने के लिए फिर वही काम करना है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब ये जो सारा काम है बेसिक्स है, आप सबने वैसे भी पढ़ा होता है, तो इसलिए ज्यादा कुछ इनमें नहीं करेंगे हम। और इसमें एक ये बात है कि जब ये वाले जो एंड्स हैं 0 और 40, ये इन क्लास इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स हैं, अगर ये एंड ओपन हो, मतलब कि फर्स्ट में हमें दे रखा हो कि बिलो 10 और लास्ट में दे रखा हो कि अबव 30। बिलो 10 का मतलब हमें लोअर लिमिट नहीं पता इसकी क्या है, अबव 30 का मतलब अपर लिमिट हमें नहीं पता लास्ट क्लास की क्या है। उस केस में हम अरिथमेटिक मीन निकाल नहीं पाएंगे। ये चीज को जरूर एक नोट करना कि अरिथमेटिक मीन हम कब नहीं निकाल पाते, अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में गिवन हो, बाकी सब तो ठीक है, बट अगर ओपन एंड क्लासेस हो, इनके एंड ओपन है, और ओपन किस तरह से होते हैं, 0 to 10 है तो ये क्लोज्ड है, लोअर लिमिट पता लग रही है, लास्ट भी जहां पे एंड हुआ है वो एंड पॉइंट भी हमें बाउंड्री पॉइंट दिख रहा है 40 है। बट यहाँ पे अगर लिख दिया जाएगा कि पहली क्लास में एलिमेंट वो है जो बिलो 10 है, बिलो 10 में अब पता नहीं 0 तक ही जाना है, 0 से और पीछे जाना है, लास्ट क्लास में ये लिख दिया जाए कि 30 अबव है, अबव 30 एलिमेंट्स है, तो आगे कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, तो दोनों तरफ से ये एंड खुले हुए हैं, तो खुले हुए हैं तो हमें एक्स निकालने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, इसलिए हम इसके लिए अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, बाकी निकालने सर वाला काम अगर वैसे। एक भी हो, अगर एक भी होगा तब भी नहीं निकाल हाँ सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। अगर एक भी तरफ से ओपन है तो प्रॉब्लम है, मतलब नहीं निकल पाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसके आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, जो पीडीएफ बन रही है ये प्रोवाइड करवा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी वाली पीडीएफ, ठीक है क्लास सर। की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सर। अभी बस आज एक तो 2-3 दिन जूम पे क्लास लगेगी, उसके बाद मेरा मतलब खुद का ऐप बन जाएगा, तो फिर उसी में प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगा। ओके सर। वैसे अभी भी ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक छोटी सी बात अरिथमेटिक मीन के लिए हम देखते हैं, ताकि कुछ अच्छा सा दिखे, कि अगर एक बॉक्स है अपने पास, उसमें
3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स। एक बॉक्स में 3 रेड 4 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स हैं। और जब हम ये लिखते हैं x1 x2 x3, साथ में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं f1 f2 f3, ध्यान से देखना इन चीजों को। तो इसका मतलब ये है कि जो x1 वाला एलिमेंट है वो कितने टाइम्स आ रहा है, f1 टाइम्स। उसी तरह से हम इस रेड को x1 बोल सकते हैं रिलेट करने के लिए। रेड बॉल कितनी बार आ रही है, 3 बार। ये कनेक्शन बिठा रहे हैं इनका। ब्लैक बॉल आ रही है 4 बार, व्हाइट आ रही है 5 बार। तो रेड बॉल का नाम क्या रख दिया हमने, x1। ब्लैक का नेम क्या रख दिया, x2। व्हाइट का नेम क्या रख दिया, x3। तो ये वाला जो बॉक्सेस में जो भी सामान पड़ा था, इसको हम इस वे में रिलेट कर पाए। ये एक छोटी सी बात क्लियर हुई एक। यस सर। कि जब हमें स्टैट्स में जो नंबर दे रखे हैं उनको आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको बॉक्स में कुछ बॉल्स दी गई हैं, कुछ मटेरियल दिया गया है, रेपिटेशन है उनमें, तो उसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हो। ये बॉक्स का नाम लेके आपको कौन सा टॉपिक याद आया? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सर। प्रोबेबिलिटी, उसी में हम ज्यादातर ये काम करते थे। बेसिक बातें याद होंगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 12। इसका मतलब ये जो 12। फ्रीक्वेंसी का सम है वो 12 दिया जा रहा है। इस बॉक्स में से आंखें बंद करके एक बॉल निकाली गई है, वो रेड कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/12 1/4। 3/12। 3/12। 60 फीट बाद में करेंगे हम। वही ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12। 4/12। मतलब ये बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला काम है, तो आता ही है सबको। 4/12। उस तरह से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का कितना आ गया, 5/12। आर का नाम हमने काट के क्या लिख दिया था अपनी तरफ से, x1। ब्लैक का नाम हमने अपनी तरफ से x2 रखा बाद में। व्हाइट का नेम रखा हमने x3। बार बार p लिखना मुश्किल हो रहा है, इसका नाम रख दिया p1, इसका नाम रख दिया p2, इसका नाम रख दिया p3। अब इसको छोड़ो, ये अगर सामान पड़ा है अपने पास ये सारा, एक डब्बे में x1 नंबर बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉक्स में 3 नंबर पड़े हैं, x1 x2 x3। x1 f1 टाइम है, x2 f2 टाइम है, x3 f3 टाइम है। एक नंबर निकाला, x1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? F1/12 सर। F1 अपॉन F1 12 अपॉन F1 12। F1 प्लस F1। जो भी होगा F1 इसका नाम प्लस हम n रख F2। देते, n कर दिया। p ऑफ x2 क्या हो जाएगा, f2 अपॉन n। p ऑफ x3 क्या हो जाएगा, f3 अपॉन n। ये दोनों बातें सेम ही है ना, ये वाली। हाँ जी सर। अब इस ये जो एक्स एफ है, इसका हम स्टैट के तरीके से ही, स्टैटिस्टिक्स के तरीके से ही जब हम एक्स बार निकालते हैं इसका अरिथमेटिक मीन, तो क्या आता है अपने पास, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डिवाइड बाय n होता। यस सर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये f1 अपॉन n, इसका नाम हम कुछ अपना अलग रख चुके हैं, px p x1, जिसको हम p1 बोल दें शॉर्ट में, ये वाला, प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। इसका नाम भी अरिथमेटिक मीन ही होगा ना फिर। पहला फॉर्मूला स्टैट से रिलेटेड है, दूसरा फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से।
यहां से कनेक्शन बनता है अभी पहले में ही प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट का। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर। कुछ पूछ रहे थे कोई? नो सर। तो अभी थोड़ी सी झलक पता लगी अपने स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी के कनेक्शन की, कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन हो किसी तरह से नंबर्स की, तो हम फिर भी अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी से काम गिवन होगा, हम फ्रीक्वेंसी से भी अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। बस यही इनमें फर्क है, आगे चल के यही एक हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट पढ़ा जाता है। बस इसको हम आगे चल के नाम क्या दे देते हैं प्रोबेबिलिटी में? ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर्मूला याद होता है एक्स आई पी आई। और स्टैट में बस हम इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो हर चीज का यहाँ पे अपना कनेक्शन रहेगा, लिंक रहेगा, साथ साथ पढ़ते चलेंगे ये बात। इसमें कोई डाउट किसी को समझने में है तो पूछो अभी, फिर आगे चलें। नो सर। कंबाइंड मीन, जब अकेला खाली मीन लिखा जाएगा तो उसका मतलब जरूर अरिथमेटिक मीन ही होता है। दो डेटाज हैं अपने पास, x1 एंड x2। x1 में n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन x1 बार है। x2 में n2 एलिमेंट है जिसका अरिथमेटिक मीन x2 बार है। अगर इन सबको इकट्ठा कर दें एक ही बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n1 प्लस n2। पहले का अरिथमेटिक मीन अगर x1 बार था, तो ये समेशन x1 अपॉन n1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x2 बार है तो ये समेशन x2 अपॉन n2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब पहले डेटा का सम कितना आ गया, पहली ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना बन गया? n1 इंटू x1 बार। उसी तरह से दूसरी डेटा के जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आ जाएगा? n2 इंटू x2 बार। ये भी सम, ये भी सम, जब नंबर्स इकट्ठे कर दिए तो टोटल सम कितना आ गया? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। और टोटल टर्म्स कितनी होगी इस बार? n1 प्लस n2, तो डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये सारे नंबर्स का मीन आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड। ये दो या दो से ज्यादा हमें ग्रुप्स दे रखे हों, उनका अरिथमेटिक मीन हमें इकट्ठा निकालना है, तो चाहे एक से ज्यादा भी हो, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, जितने भी होंगे, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n, x बार 1 2 3 तीनों का आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था, डेविएशन। स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था हमने, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है x माइनस ए। एक तो रिजल्ट पता लग गया, सम ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन 0। बट जब हम स्टार्टिंग में डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर तो नहीं, बट एक बार इसका मतलब डिस्टेंस के साथ रिलेट करके देखते हैं कि डिस्टेंस और डेविएशन को अगर सेम माने एक बार, तो क्या चीज है। जब हमने अपने कुछ नंबर्स को एक मुखिया दे दिया x बार, इनका रिप्रेजेंटेटिव दे दिया, तो इसको एक गुड एवरेज कब माना जाएगा?
एक अच्छी एवरेज कब माना जाएगा? जब इसके साथ बाकियों का डिस्टेंस ज्यादा होगा या बाकियों के साथ डिस्टेंस कम होगा? कम होगा सर। हम यही चाहेंगे एज एन रिप्रेजेंटेटिव, ये जो नंबर है अपने सारे नंबर्स के क्लोज हो, अपने पूरे डाटा के ज्यादा क्लोज हो, इनके साथ ज्यादा दूरी पे ना बैठा हो। और ये जो दूरी चेक करने वाला जो काम है, स्टार्ट कहां से होता है? डेविएशन से। ये कितना डेविएट कर रहा है अपने नंबर्स के साथ, या फिर ये जो नंबर्स हैं कितना डेविएट कर रहे हैं अपने मीन से। तो जब डेविएशन देखते हो तो ये प्लस माइनस में भी आ जाता है। डेविएशन को डिस्टेंस बनाने के लिए क्या कर दिया जा सकता है? मोड मोड किया जा सकता है, हम्म। तो फिर इसको डिस्टेंस लिखा जा सकता है। क्लियर है ये बात? हाँ जी सर। अब डिस्टेंस पे जाने की एक तरीका और था कि हम जो ये डेविएशन है इसका स्क्वायर कर दें, बाद में रूट कर देंगे। तो इसकी वजह से रूट कैंसिल करके क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस। मतलब एक तरीका ये भी है ना डेविएशन से हमें डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। तो x माइनस ए स्क्वेयर, ये जैसे हम x माइनस ए को ओनली क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन अबाउट ए। ये क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट ए। और एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम कभी डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन हमेशा कम होने पे फोकस करेंगे कि जितनी डेविएशन लेस हो उतना अपने लिए अच्छा होगा। अगर हमने स्क्वायर भी कर दिया चलो, तो उसके बाद बात आती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम when it is taken from arithmetic mean। ये दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मास्टर कैडर का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, डेविएशन वाले दो। डायरेक्ट सम करोगे डेविएशंस का तो अरिथमेटिक मीन के जीरो आएगा, बट जब आपने डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया तो जीरो आने के चांसेस तो नहीं है ना, क्योंकि अब कोई भी माइनस वाले साइन का नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर को हम कम से कम कितना बना सकते हैं, उसके लिए डेविएशन किसके अबाउट लेनी पड़ेगी? अरिथमेटिक मीन। समझ रहे हो ये बात? हाँ जी सर, क्लियर। मतलब अगर तो हम 3 के अबाउट डेविएशन लेके और इसका स्क्वायर करें, आंसर आएगा। एक हम 4 के अबाउट डेविएशन लेके इसका स्क्वायर करें, तो ये डेविएशन अबाउट 4 है, ये डेविएशन अबाउट 3 है, और 3 अपना अरिथमेटिक मीन था। तो इनका जो भी सम आने वाला है वो मिनिमम होगा, ये सबसे लेस होगा अगर आप किसी और भी पॉइंट के साथ इसकी डेविएशन लेते। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन भी हमेशा मिनिमम होता है किसके अबाउट? अरिथमेटिक मीन। सर ये रिपीट कर देना, ये समझ नहीं आ रहा है। x माइनस 3 करते हो अगर आप ओनली का पूरा हम कर लेते हैं, डेविएशन अबाउट 3 ली, तो ये तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। इस तरह से डेविएशन लेनी आ गई। हाँ जी। बट इन डेविएशंस का अगर स्क्वायर करते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 1 4, स्क्वायर करने से सारे माइनस वाले साइन खत्म हो गए। जी। तो इतनी बात पक्की है कि इनका सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। हाँ जी। सम आ कितना गया? 10 आ गया। अब अगर कोई और नंबर लेते हैं x माइनस 4 के साथ, अगर इनका स्क्वायर किया जाता तो क्या मिलता?
9 पहले सिर्फ x-4 ही कर लो, इतना में टाइम। 18 आ जाएगा सर, टोटल 18 आ जाएगा। -2 -1 0 1 ये बनता है। हाँ जी। x-4 का स्क्वायर करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर करते हैं इस बार 9 4 15 1 आएगा, 0 1 15। तो कितना आ गया 15। दोनों में से छोटा कौन है 10 10। ये 10 किसके अबाउट ली गई थी डेविएशन, मीन अरिथमेटिक मीन। मीन तो जब हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं तो जीरो वाला काम खत्म हो जाता है, फिर रहता है कंपटीशन की किसने सबसे कम आंसर दिया, मिनिमम दिया। वो मिनिमम भी सिर्फ एक ही नंबर देगा, वो कौन होगा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन। ठीक। ठीक है, मतलब ये दूसरा हाँ जी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अरिथमेटिक मीन का, जो डायरेक्ट हमसे लाइन बना के पूछा जाएगा। ठीक है सर। अगर किन्हीं दो डेटास का अरिथमेटिक मीन सेम है तो क्या दोनों डेटा सेम हो सकते हैं, सेम होंगे, मतलब पूछा जाए इन जनरल। नो। नीड नॉट। इन जनरल अगर पूछ लिया, हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, नो। तो नहीं होगा ना। अरिथमेटिक मीन सेम होने से डेटा का सेम होना जरूरी नहीं। आगे एक इसमें टॉपिक आ जाता है करेक्ट इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड। कोई 5 नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 20 है। 5 नंबर्स थे कोई x1 x2 x3 x4 x5 जिनका अरिथमेटिक मीन 20 है। बाद में इसको एक बार और वेरीफाई किया गया डाटा का, तो पता लगा कि इसके अंदर जो दो नंबर थे 10 15, इनको गलती से 5 एंड 25 पढ़ लिया गया है। कि करेक्ट तो ये वाले थे नंबर, बट गलती से ये रीड हो गए ये, जो कि इनकरेक्ट हैं, और इनका यूज करके अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 20। तो ये अरिथमेटिक मीन करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ, सही वाला है या गलत वाला है। इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। तो अब हमसे क्या पूछा जाएगा आगे कि करेक्ट मीन बताओ कितना है, करेक्ट वाला मीन बताओ जी कितना है। 19 आ जाएगा सर। 5 नंबर्स थे पहले अपने पास, उनका मीन 20 था, तो उन नंबर्स का सम कितना आ गया 20 × 5 20 इंटू 5 100 आ गया। ये वाला सम भी क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें गलत वाले नंबर ऐड हुए हुए हैं। करेक्ट सम निकालना होगा तो बस तरीका क्या है, गलत वाले माइनस करो, सही वाले ऐड करो। गलत वाले कौन से थे 5 and 25 5 एंड 25, ये हमें नहीं चाहिए थे तो ये माइनस कर रहे हैं, जो चाहिए वो ऐड कर दो। कितना बन गया, कितना बन गया 95 95। तो ये करेक्ट सम आ गया। करेक्ट मीन निकालने के लिए डिवाइड बाय n, जितने नंबर्स थे 5, तो आ गया ये 90। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, उनमें से कुछ नंबर मिस रीड हुए हैं, तो हमें उनको सही करके करेक्ट मीन बताना है। तो सबसे पहला काम कि सम निकालो, जो भी सम था इनकरेक्ट सम था वो निकाला, उसमें से हमें जो नंबर नहीं चाहिए वो माइनस करो, इनका सम माइनस कर दो, और जो चाहिए वो ऐड करो, मतलब करेक्ट सम आ जाएगा। डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स हैं वो डिवाइड कर दो तो अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। दूसरी टाइप अपने पास होती है ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड मीन है एक, उनको कनेक्ट करके पढ़ाना है मैंने, इसलिए यहाँ पे मैंने स्किप किया उस चीज। वेटेड मीन होता है एक टॉपिक इसमें, बट फिर इनका लिंक बिठाएंगे हम। ज्योमेट्रिक मीन, जो पहली बात तो रिलेटेड होता है ग्रोथ के साथ, रेट ऑफ इंक्रीज के साथ। इसकी जो एप्लीकेशन है, जब भी कहीं ये वर्ड नजर आए तो ज्योमेट्रिक मीन फोकस में आ जाना चाहिए। अगर तो अपने पास सिर्फ दो ही नंबर्स हैं ए बी, देन इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी। क्योंकि अंडर रूट की एंट्री हुई है तो ये वाले जो जो भी दो नंबर हैं ए बी, ये क्या होने चाहिए? नंबर्स पॉजिटिव। ज्योमेट्रिक मीन की जब भी हम बात करते हैं तो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। चलो अगर हम नहीं लेते हैं नंबर पॉजिटिव, एक बार वैसे ही करके देखते हैं। 2 और 3 का अरिथमेटिक, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? अंडर रूट 6 आ गया। -2 एंड -3 का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? √6। क्या आया? √6। √6 या कुछ और आ सकता है? किसी और का कोई आंसर है अंडर रूट 6 के अलावा? -√6 सर। -√6 और कुछ? दोनों ही गलत है। कोई रीजन बता सकता है, कोई अच्छा सा रीजन? डोमेन का तो नहीं चक्कर सर? है, थोड़ा सा चक्कर है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे लग रहा है डोमेन मतलब ग्रेटर देन 0 लेते हैं हम। नहीं, वो तो चलो हम एक बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव के लिए बात करते होते हैं। क्वेश्चन ही अपना वही है कि पॉजिटिव की बात ही करनी जरूरी क्यों है। मतलब कि अगर रूट तो एक फंक्शन की डोमेन सर, रूट फंक्शन की डोमेन 0 to ∞। वो ओनली √x की होगी ना, वो तो उसमें √-x ले लो तो उल्टे भी हो जाएगी डोमेन तो। मतलब कि अगर तो नंबर ये होते -2 3, तब तो दिक्कत नहीं थी, हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोलने वाले थे, अयोटा में आ जाती ना बात ही। हाँ जी। अब सबसे बेसिक बात यह है कि ज्योमेट्रिक मीन भी जो मर्जी है तो एक एवरेज ना, है तो एक एवरेज का पार्ट। आप मुझे ये बताओ कि जब अपने पास दो नंबर थे 2 3, जो √6 आया वो कहाँ आया? लेफ्ट में, राइट में, या बीच में? बीच में है सर। बीच में आया ना, कहीं बैठा होगा √6। जी। एवरेज का काम ही ये होता है कि अपने डाटा के अंदर आना, डाटा की जो रेंज है उसके अंदर आएगा। और एक तरफ ये बैठा है -3 -2, आंसर दे रहे हैं √6। पहली बार -√6 तो ये बनता भी नहीं था कि बाहर माइनस आने के चांस ही नहीं थे। √6 कहाँ बैठे हैं अब इतनी दूर? ये है किसी तरह से एवरेज बोलने लायक ये शक्ल? नंबर जब भी आपके पास, आपको कोई भी डाटा दिया जाता है x1 x2 x3, इसलिए छोटा सा हल्का सा टच करवाया था मैंने रेंज को। रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कहां तक डाटा फैला हुआ है वो पता लग जाता है। और जो भी आपकी एवरेज, चाहे कोई भी मेजर निकाल रहे हो सेंटर टेंडेंसी का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कुछ भी, वो आएगा तो उसी रेंज के अंदर से। एवरेज बाहर चली गई तो वो काहे की एवरेज? इसलिए नेगेटिव में ये सबसे बड़ी, पहली बात तो ये प्रॉब्लम ही रहनी है हमेशा। तो बात होती नहीं, और एक नेगेटिव नंबर अयोटा में ले जाएगा, उसकी बात गलत है। तो ये वाली जो एवरेज बनी है ज्योमेट्रिक मीन का जो काम है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन की गई है। अरिथमेटिक मीन में जहां था कि डाटा में कोई भी नंबर हो चलेंगे, बट ज्योमेट्रिक मीन में एवरेज हमेशा आंसर भी पॉजिटिव देगा,
दूसरी बात, नंबर्स भी, जो डाटा की टर्म्स होंगी वो भी हमेशा पॉजिटिव के लिए होगी, तो ये स्पेशल इस कैटेगरी के लिए ही डिफाइंड है। और उसके बाद अगर नंबर सब अपने पास कितने भी हो, एन नंबर्स हैं, तो एन नंबर्स की प्रोडक्ट उसी तरह से उनका क्या हो जाएगा, एन एथ रूट। अगर तीन नंबर्स थे x1 x2 x3, देन उनका ज्योमेट्रिक मीन तीनों की प्रोडक्ट और उसका हो जाएगा क्यूब रूट 1/3। वही सारी है ना, क्लियर? जी सर। तो एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, सबकी प्रोडक्ट ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1/n, मतलब एन एथ रूट हो जाएगा। तो जी अगर हम ज्योमेट्रिक मीन नेम दे रहे हैं इसका, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करते होते हैं लोग का। दोनों तरफ लोग अप्लाई करते हैं अगर, लोग x1 x2 2xn तक जाएगा, और लोग के कारण पावर आगे आ सकती है 1/n। इसमें अंदर लोग मल्टीप्लाई में है सारे, तो कोई चक्कर तो नहीं है, सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेगा सबको, लोग की डोमेन पॉजिटिव होती है। तो ये क्या बन गया फिर, लोग x1 प्लस लोग x2 लोग xn डिवाइड बाय n। ये किसके इक्वल आएगा, लोग g। तो g किसके इक्वल आएगा, एंटी लोग ऑफ दिस। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। कभी हमें अगर सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाए तो पता होना चाहिए। वैसे इतने ज़्यादा नंबर नहीं देंगे इस वाले एग्जाम में कि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा जरूरत पड़े लोग वाले नंबर्स में। ठीक है जी। नंबर्स है अगर 4 एंड 16, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया, 8। 4 का रूट और वही हो जाएगा 8 के इक्वल। 4 8 16 तीन नंबर्स हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया, 16√2, ओ सॉरी, 4 इंटू 8 इंटू 16 करने वाले हैं, और इसकी पावर क्या होगी इस बार, 1/3। इसका भी 8 ही बन 8 जाएगा, 8 8 ही बन 8 जाएगा। सर। 8 आया, हाँ जी। आ गया सबका। हाँ जी सर। अगर डेटा का नेम हम x रख रहे हैं, तो x प्लस a करने पे ज्योमेट्रिक मीन को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सारे नंबर्स में कुछ ऐड कर दिया तो नया ज्योमेट्रिक मीन उतना ही रहेगा या कुछ चेंज होके आएगा, चेंज तो होगा। चेंज होएगा सर। चेंज होएगा पक्का, माइनस करेंगे तो चेंज ये होएगा भी सर। चेंज होगा। चेंज होएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन। प्लस माइनस करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो चेंज ऑफ क्या होता है, स्केल। स्केल। चेंज ऑफ स्केल। और चेंज ऑफ स्केल के भी ये क्या होने वाला, अगर के से के
क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में है तो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। नंबर्स को नेगेटिव नहीं करना। के से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, k x1 k x2 k x3 ये करते जाएंगे तो कितने के इकट्ठे हो गए अंदर, n n, k⁻n, n से n कट जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, k तो k टाइम ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो उसी से डिवाइड हो जाएगा। रहेगा ये भी डिपेंडेंट। प्लस माइनस में हमें नहीं पता डायरेक्ट हम क्या लगाएं कि कितना चेंज आएगा, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में हमें कितना चेंज आने वाला है उसका पता है। मल्टीप्लाई करोगे तो उतना के बाहर आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो उतना के बाहर आ जाएगा। और इन केस कभी थोड़ा बड़ा कुछ आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, f1 f2 f3, ये क्वेश्चन आने वाला कम है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है बना के, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सारे नंबर्स का मतलब जब x1 को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट x2 के साथ नहीं, x1 खुद कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, f1 टाइम मल्टीप्लाई होगा ये, x1 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 f1 टाइम। यस सर। तो मतलब x1 की पावर कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई में इसकी, f1 इंटू x2 की पावर कितनी हो जाएगी, f2, x3 की पावर f3 और xn की पावर fn। टोटल टर्म्स कितनी है, इनको नाम दे दिया अगर हमने n, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/n। ये समझे ये बात, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको। बोलो ये क्लियर है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सो x1 x मल्टीप्लाई किए, सारे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, और इस तरह से इसका ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। दो नंबर हैं अगर, तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a+b/2। दो नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। तो जब ज्योमेट्रिक पे पहुंच चुके हैं तो ए भी पक्का क्या होंगे, पॉजिटिव। इन दोनों में रिलेशन अरिथमेटिक मीन ऑलवेज रहता है ग्रेटर ग्रेटर देन देन। इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी होल्ड्स जे सेम आ दोनों। इफ a इक्वल टू b। बी। अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं, तो इनमें से क्या होल्ड करने वाला है, नन ऑफ दीज। sir none of the दो नंबर्स अगर दे रखे हैं -3 -3, तब क्या होल्ड करने वाला है, नन ऑफ दीज। none of these नन ऑफ। ये रिजल्ट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन भी कब है, व्हेन नंबर्स आर positive पॉजिटिव। बट मास्टर कैडर लेक्चर कैडर एग्जाम में नहीं भी दे रखा होगा तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। उसमें ये बोल रखा होगा सीधा कि इफ a एंड b आर टू नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स, तब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर यही है। ठीक है। इतना डीप में जाके नहीं पूछने वाले ये। नंबर्स अगर दे रखे हैं पर्टिकुलर, तब हमें पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ है यहाँ पे, फिर नन ऑफ दिस आएगा। और उसके बावजूद अगर नन ऑफ दिस ना दे के कोई और ऑप्शन दे रखी है तो क्वेश्चन पक्का गलत ही है वो। सर दिस मीन्स हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं अभी ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल, हमने ऊपर ही बोली ये बात कि अगर जब भी नंबर पॉजिटिव होंगे तो उनका जो अंडर रूट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा।
ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने चॉइस दी थी कि अर्थमेटिक मीन कुछ भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, अपने पास सारी ऑप्शन है। बट ज्योमेट्रिक मीन के पास एक ही चीज है कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ज्योमेट्रिक मीन जीरो होने का मतलब क्या होगा, ये जीरो कब हो सकता है? एक एंट्री जीरो पे एटलीस्ट is b equal to 0. अगर एटलीस्ट वन नंबर इज जीरो, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अगर बीच में जीरो के इक्वल है तो फिर बचा ही क्या उसके पास पीछे, वो सब कोई खा जाएगा, सारी जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में तो जो एवरेज निकालने का फायदा ही नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी में अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी तो ये सेम फॉर्मूला चलेगा, इंटरवल्स गिवन है, एक्स हम बनाएंगे और उसके बाद यही काम चलेगा। तो इसमें कोई इतने ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसके थोड़ा थ्योरी में काम देखो, क्वेश्चंस भी इसके करने वाले हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी एवरेज कब लगनी है, कई बार पता नहीं लगता। तो एक बार इसका तीसरा साथी भी पढ़ ले, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में कौन से दो वर्ड ध्यान में रखने हैं हमेशा? कब हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सोचना शुरू करेंगे? जब कभी ग्रोथ की बात हो, रेट ऑफ इंक्रीज की बात हो, ग्रोथ रेट की बात हो, ये चीजें आएंगी। जब तीनों एक बार पढ़ लें फिर हम ये क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे अलग अलग देखा जाएगा। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक रिलेटेड किसके साथ होता है? जैसे हम एपी जीपी एचपी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। एपी और एचपी में आपस में क्या लिंक होता है? तीन नंबर अगर एपी में है तो उनको एचपी में कब बोला जाएगा? 1/1/B The 1/C reciprocal. बाय वन बाय बी वन बाय सी एचपी में होंगे। अब अपोन में बात आ गई है तो फिर इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, ये क्या नहीं होने चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो डाटा में जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन जीरो हैं। अगर तो ए बी अगर दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन हमें याद है कि ए प्लस बी बाई टू है, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है तो इनके उल्टों का उल्टा मीन। पहले तो नंबर्स हमने कर दिए वन बाय ए वन बाय बी, इन दो नंबर्स का मीन क्या आता? दोनों का सम डिवाइड बाय टू, ये इनका अरिथमेटिक मीन बनता। ये तो सीधे वाला अरिथमेटिक मीन बन गया। इसको भी उल्टा कर दो, टू अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, इट इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन। नंबर्स अगर अपने पास तीन है ए बी सी, तो पहले तो इनको हार्मोनिक में लेके जाना था हमने, वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी। अगर सिंपल इनका अरिथमेटिक मीन निकाले तो तीनों का सम डिवाइड बाय थ्री। बट हार्मोनिक मीन क्या होगा? थ्री अपॉन वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी। तो वन अपॉन वाली शक्ल है, नंबर्स हमेशा क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। जब भी पर यूनिट की बात आएगी, पर यूनिट, पर पर्सन, पर किलोमीटर, पर आवर, तब ध्यान रखना है कि हम लेके आएंगे आगे हार्मोनिक मीन को। पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट हार्मोनिक मीन के लिए होता है। कैसे होता है करेंगे अभी सिर्फ मैथमेटिकली इनको देख लो कि क्या क्या चीजें हैं। तो अगर n अपने पास n नंबर्स हैं तो इनका हार्मोनिक मीन क्या बनेगा? अगर तीन थे तो ऊपर थ्री आया, दो थे तो ऊपर टू आया, n है तो ऊपर n आएगा, डिवाइड बाय उन्हीं नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम। तो वन ओवर एक्स वन प्लस वन ओवर एक्स टू प्लस वन ओवर एक्स थ्री वन ओवर एक्स एन। तो ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा n नंबर्स का। ठीक है। हार्मोनिक मीन जीरो हो सकता है? नहीं sir. नहीं नहीं।
हार्मोनिक मीन नेगेटिव हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता था। हो सकता है, बताओ कोई दो नंबर जिसमें हार्मोनिक मीन नेगेटिव आ जाए। दोनों ही नेगेटिव ले सर लेते हैं। हो सकता है पार्ट एक नेगेटिव ए ले लो बी सर। सी दी वैल्यू नेगेटिव च ले ली था। 3 ए माइनस 2 ले लो सर। चलो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। 3 माइनस 2। मतलब अर्थमेटिक मीन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो सकता है? ओनली पॉजिटिव। और हार्मोनिक मीन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें कर सकता है। अब तीनों में जो रिलेशन है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन के। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी इफ डेटा इज कांस्टेंट। Constant. अगर कांस्टेंट डेटा है तो ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच। अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है कब होल्ड करेगी? नंबर्स क्या होने चाहिए? नंबर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या कोई भी चलेगा। पॉजिटिव। -2 -3, अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? मस्त -2.5. हार्मोनिक मीन कितना आ गया? -12/5। 7 के 2 पॉइंट -6। -6। -12/5 है सर, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.4 -2.4। किसी का 6 बना है यहाँ पे तो आ जाई थी। हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का यही लगाया ना, 2ab ओवर a + b। दोनों में से कौन बड़ा है? हार्मोनिक मीन बड़ा है सर। हार्मोनिक। उल्टा हो गया ना काम यहाँ पे। हाँ जी सर। ये ध्यान रखना है, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर में क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं ABC और 3 नंबर्स या 2 नंबर्स, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन में रिलेशन पूछा जाएगा तो पहला अपना आंसर ग्रेटर देन यही है। नंबर्स दे रखे हैं और नेगेटिव नंबर दे के पूछा जा रहा है तो रिलेशन उल्टा हो जाता है, फिर अर्थमेटिक मीन छोटा हो जाता है, हार्मोनिक बढ़ जाता है काम। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन जनरल रिजल्ट पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो हमें कुछ नहीं नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट हर बार नहीं चलता, इसमें देखने वाली होती है बात। तो एक ऑफिस में 3 बंदे हैं, A B and C। 3 टाइपिस्ट हैं, इनको एक डॉक्यूमेंट टाइप करने को दिया गया। ए बंदा है जो ये 5 मिनट्स में डॉक्यूमेंट टाइप कर देता है वो पूरा। जो बी है वो 10 मिनट लगा रहा है। सी है 15 मिनट लगा रहा है। सेम डॉक्यूमेंट ए 5 मिनट में टाइप करता है, बी 10 में टाइप करता है, सी 15 में टाइप करता है, 15 मिनट में टाइप करता है। अब आपको ये बताना है एवरेज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टाइप्ड इन 1 आवर बाय टाइपिस्ट, बाय टाइपिस्ट ए।
एवरेज पूछ रही 1 आवर बाय ईच टाइपिस्ट लगा लो, एक का जरूर देना, बाय ईच टाइप। क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। हार्मोनिक सबसे पहले पहचान करनी है इसकी, क्या ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है या हार्मोनिक मीन का है? सर 8.18 समथिंग। हार्मोनिक मीन का लग रहा है सर क्वेश्चन था जी। क्या कोई अच्छा सा रीजन बताओ कि ये अर्थमेटिक मीन का नहीं है, हार्मोनिक मीन का है? क्या चीज ऐसी दिखी कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए? जैसे सर आपने बोला था कोई पर मिनट पर आवर ऐसा कुछ दिया हो, वैसे ही डाटा लग रहा है सर, जैसे 5 मिनट में दे रखा है 1। या फिर सर वो लॉजिकल वाला कोई बताना है, क्या लॉजिक है? हाँ, कुछ लॉजिक बताना ग्रोथ रेट तो नहीं है सर, इंक्रीज ऑफ ग्रोथ? है। अगर ग्रोथ वाली बात आ गई तो फिर तो ज्योमेट्रिक मीन की भी एंट्री फिर तो लॉजिक जी देगी। ग्रोथ तो नहीं है। इन अभी हमें बात करनी है। ये क्वेश्चन बता दे, समझा देगा बहुत कुछ, इसको अगर हम कर पाए। नहीं समझ आया सर। ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਈਚ ਟਾਈਪਿਸਟ टाइपिस्ट मतलब 3 टाइपिस्ट हैं, हर एक बंदे ने 1 घंटे में कितने लेटर टाइप किए होंगे? मतलब इतना तो है ना, एवरेज ही पूछी जा रही है। हाँ एवरेज है सर, वो तो फिर सीधे दिख रहा है, ए ने 12 किए हैं, हाँ, उसने 6 किए हैं, उसने 4। इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? आंसर कर ऐड करके डिवाइड में 3 कर दो। ये हार्मोनिक मीन के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो फिर हमेशा ही गड़बड़ लगती है। 1 घंटे की बात ही करनी है ना, ए ने 1 घंटे में कितने टाइप किए होंगे? वो तो सर तीनों की एवरेज निकल गई, आपने बोला है ईच टाइपिस्ट, उसका क्या मीनिंग है? एवरेज एक ही हो जाती है ना। मतलब हम जब जो भी अपना आंसर आया हम क्या बोलेंगे? हर एक ने इतने इतने टाइप किए ना। हम्म अगर ए 5 मिनट में 1 लेटर टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में कितने करेगा? 12। 12 कर देगा। 12। ये कितने कर देगा? 6।
ये चार चार। चार। मतलब इस क्वेश्चन को यही पूछा बोला जाता, ए ने 1 घंटे में इतने लेटर टाइप किए हैं, बी ने इतने किए, सी ने इतने किए 1 घंटे में, तो एवरेज 1 घंटे में कितने लेटर टाइप हो गए, तो ऐड ही करते बस हम, हम्म डिवाइड बाय 3, 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 7.3। अप्रोक्सीमेट 7 लेटर्स टाइप किए हैं ईच टाइप। ओके। तो एक आध और दे दो सर, एग्जांपल है तो। असाइनमेंट भी सेंड करूंगा मैं अभी, काफी क्वेश्चन। ओके। अब क्वेश्चन अगला थोड़ा देखना ध्यान से। सेम एक ऑफिस में कुछ सब टाइपिस्ट बैठे हैं। ए एक लेटर टाइप कर रहा है 4 मिनट में। बी सी डी और 3, मतलब टोटल 4 टाइपिस्ट हैं इस बार। बी ने 5 मिनट लगाए, सी ने 6 मिनट लगाए, डी ने 10 मिनट लगाए। 10 मिनट में लेटर टाइप किए। अब पता क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 लेटर। व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 लेटर। दोनों बातों में फर्क समझ आना चाहिए तो पहले। अभी ए ने अपना टाइम लिया लेटर टाइप करने का, बी सी डी ने अपना अपना टाइम लिया है। एक लेटर को टाइप होने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है? फिर तो सीधी एवरेज निकाल देंगे सर। निकालो, बताओ क्या है आंसर। 6.25। 6.25। गलत है। 1 मिनट वेट करो सर, देखते हैं क्या होता है। सर ये क्लियरली अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। जैसे वो मैच के लिए करते थे, इसने एक इनिंग में 4 रन बनाए, दूसरे मैच में 5 रन बनाए, तो उन्होंने एवरेज ही एक मैच में कितने रन बनाए होंगे इस एक तरह बंदे ने, से। तो एक बंदे के हो गए ना। अच्छा सर, इसका आंसर 5.6 आसपास है कुछ। ये हार्मोनिक मीन का बता दिया होगा आंसर। नहीं 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 सर, पहले तो उस नंबर ऑफ लेटर्स निकाले, हम्म, फिर उसकी एवरेज निकाली। पहले के फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 15, तीन। देन 12, देन 10, देन 6। हम्म, तो फिर इनकी एवरेज निकाल ली। ये एवरेज निकाल ली होगी, ठीक है। हाँ जी डिवाइड सर। बाय। हाँ, तो डिवाइड बाय 4 करके 10.75 आ गई समथिंग। हाँ, तो ये तो इसमें फिर वही बात होगी भी नहीं नहीं एक घंटे नहीं नहीं, में। ये अभी, ये हमारे पास अभी इनका
एवरेज नंबर ऑफ लेटर आ गए, तो यदि इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 को इससे डिवाइड कर देंगे 60 अपॉन हाँ 10.75 ये किया समथिंग। क्या है, मतलब हुआ क्या है? आंसर बन जाएगा सर, फिर सोच रहे हैं कि क्या। अच्छा तो चलो बन गया, बना दिया। ये काम क्या हुआ है? हम्म, एक मिनट सर बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये सर हमारे पास मिले हैं एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स, वन आवर के। वही बात होगी सर, ये तो जैसे हम बोल सकते हैं कि 10 केले 20 रुपए में आते हैं, एक का निकालना था, तो वो नंबर ऑफ लेटर हमने 1 का कंप्लीट करना था, ये 10 का आ गया था 60 मिनट, 10.75 का, वैसा कुछ किया है मैंने तो। चलो ठीक है, सोचो इस चीज को, इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखना है और इनमें देखना है इनमें डिफरेंस क्या है। एक हार्मोनिक, एक अरिथमेटिक मीन का है, दूसरा हार्मोनिक मीन का है। ये वाला क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन का, इतना बता दे। लिंक बनाना है, लॉजिक बताना है अच्छा सा कि कैसे हार्मोनिक मीन का बनेगा। सोच लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है सर, यस सर। एक बार क्वेश्चन भी लिख लेते हैं पूरा। ये मैं अब सेंड कर देता हूँ आपको। ओके ठीक है सर। ठीक है, अभी जो आज बिल्कुल बेसिक सा काम किया, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसकी असाइनमेंट और ये वाली पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो उसमें से भी क्वेश्चन ट्राई करना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक। और थैंक यू सर। मटेरियल का जैसे ही जो जो हमने मतलब पढ़ना होगा, जब यस सर। हाईएस्ट स्टैट्स वाला भी काम शुरू होगा, उतनी ही असाइनमेंट जो इम्पोर्टेंट काम होगा वही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है सर जी। इतना फालतू काम नहीं दूंगा कि ऐसे फालतू में थ्योरी पढ़नी पड़े जिसकी। जो जो काम का होगा ठीक वही है सर। मटेरियल आपको असाइनमेंट बाय असाइनमेंट प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, जो और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। ठीक रही है क्लास, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई वैसे? नहीं इनवाइट। ठीक, ठीक रही है सर, ठीक हाँ। रही है। नहीं, ऑल नो, फाइन सर, ऑल फाइन। नहीं प्रॉब्लम आई सर। ठीक है जी, फिर थैंक यू, करते हैं हम कल। ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सो ओके मच। सर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू।